नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा प्रभावित क्षेत्र देवप्रयाग पहुंचे सीएम तीरथ। देवप्रयाग में ग्राउंड जीरो का लिया जायजा। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सहायता जल्द उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा कदम, 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को किया रवाना। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के लिए ऑक्सीजन किया गया रवाना। रिलायंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड को दिए 5 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री ने अनंत अंबानी का किया आभार व्यक्त। रिलायंस फाउंडेशन का कोरोना काल में सराहनीय कदम। जानलेवा साबित हो रहा कोरोना के बाद ब्लैक फंगस। वायरस से बचने के बाद जिंदगी पर भारी फंगस। देहरादून में ब्लैक फंगस से हुई कई मौतें। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 118 मरीजों की मौत। 7,120 नए संक्रमित मिले। मृतकों की संख्या 4,000 पार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया आपदा प्रभावित देवप्रयाग का दौरा। प्रभावितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने की जिला प्रशासन से की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां सीएस ओम प्रकाश की प्रेस वार्ता हुई है। वैक्सीन की कीमत में हो सकता है बदलाव। नकली दवा बेचने के आरोप में ऑक्सीजन सजा का प्रावधान। राज्य के ऑक्सीजन प्लांट की कुल क्षमता 419 मीट्रिक टन। रोजाना 60 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। देहरादून में सीएस ओम प्रकाश की प्रेस वार्ता हुई है। विदेशों से वैक्सीन आयात होगी। हर माह प्रदेश को मिलेगी 8 लाख वैक्सीन। अभी 2,200 रुपए कीमत निर्धारित हुई है वैक्सीन के दाम की। वैक्सीन की कीमत में बदलाव हो सकता है। नकली दवा बेचने के आरोप में आजीवन सजा का प्रावधान। राज्य के ऑक्सीजन प्लांट की कुल क्षमता 419 मीट्रिक टन। रोजाना 60 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं, यहां सीएस ओम प्रकाश की प्रेस वार्ता हुई है। विदेशों से वैक्सीन आयात होगी। इस माह प्रदेश को मिलेगी 8 लाख वैक्सीन। अभी 2,200 रुपए कीमत निर्धारित है वैक्सीन के दाम की। वैक्सीन की कीमत में बदलाव हो सकता है। नकली दवा बेचने के आरोप में आजीवन सजा का प्रावधान। और खबर रुड़की से, जहां बिना अनुमति के कोविड केयर सेंटर का संचालन, सूचना पर निजी अस्पताल में छापेमारी की गई। डॉक्टर एनडी अरोड़ा के क्लिनिक पर छापेमारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ ही छापेमारी की है। रुड़की में बिना अनुमति के कोविड केयर सेंटर का संचालन किया गया है। सूचना पर निजी अस्पताल में छापेमारी की गई है। डॉक्टर एनडी अरोड़ा के क्लिनिक पर छापेमारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ ये छापेमारी कार्रवाई की है। बिना अनुमति के कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा था। सूचना पर निजी अस्पताल में छापेमारी की गई है। डॉक्टर एनडी अरोड़ा के क्लिनिक पर छापेमारी हुई है। उत्तराखंड आपदा को देखते हुए कोरोना काल के इस दौर में रिलायंस फाउंडेशन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की घड़ी में प्रदेश के लिए मिली मदद को लेकर अनंत अंबानी का शुक्रिया अदा किया है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण से जंग जीतने वाले डायबिटीज मरीजों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है। मुख्य सचिव उत्तराखंड ओम प्रकाश का कहना है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद डायबिटीज के मरीजों में ब्लैक फंगस की समस्या आ सकती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को अपनी शुगर नियंत्रित रखने की खासी आवश्यकता है। ये
गवर्नमेंट की तरफ से इसमें अभी कोई खास निर्णय नहीं लिए गए हैं। ये अपील है जो लोग डायबिटिक हैं, ये देखने में आ रहा है कि कोविड से ठीक हो जाने के बाद भी ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है। तो ये फंगस का अटैक उन्हीं लोगों में होता है जिनके रक्त में जो है या यूरिन में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, और इसमें इसके बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसमें कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। कई लोगों को जहां पर काफी सीवियर केस हुआ है उनको आंखों में संक्रमण हो गया। खबर धनौरी से है, जहां पिछले 2 महीने से एक गुलदार ने दहशत का माहौल बना रखा था। गुलदार की दहशत के कारण ग्रामीण अपने खेतों में भी जाने से बच रहे थे। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में एक पिंजरा भी लगाया था, जिसमें कुछ दिन पहले गुलदार पिंजरे में फंस भी गया था। लेकिन पिंजरे के पास गुलदार को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद गुलदार भीड़ को देखकर खूंखार हो गया और पिंजरा तोड़कर फरार हो गया था। वहीं गुलदार के पकड़े जाने के बाद अब वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ये लगभग 1 महीने से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही हमें पता चल रही थी। ग्रामीणों द्वारा भी हमें लगातार बताया जा रहा था कि यहाँ खेतों में या आसपास के जो गांव के क्षेत्र हैं उसके आसपास आबादी क्षेत्र में गुलदार देखा जा रहा है। तो हमने एक जो प्रोसीजर हमारा होता है उसके तहत यहाँ पर एक पिंजरा लगाया था, और कुछ दिन पहले उस पिंजरे में ये गुलदार फंस भी गया था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें से निकल के भाग गया था। आज फिर दोबारा वही गुलदार पिंजरे में फंस गया है, और इसे हमने जो इसे सुरक्षित आज इसे रेस्क्यू करते हुए हमारा एक रेस्क्यू सेंटर है चिड़ियापुर में, उसे वहाँ पर भेज दिया है। खबर लक्सर से है। वैसे ही पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के अलावा वायरल बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियां का प्रकोप फैल रहा है। वहीं लक्सर क्षेत्र में कुछ निजी चिकित्सक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम कायदों को ताक पर रखकर महामारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लक्सर शुगर मिल परिसर से सामने आया है, जहां एक निजी चिकित्सक द्वारा अपने बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने के बजाय उसे खुले में डाला जा रहा है, जिससे भारी बदबू फैलने के साथ ही संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से चिकित्सक द्वारा मेडिकल बायो वेस्ट फेंका हुआ है। ऐसे ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि थोड़े पैसे बचाने के लालच में डॉक्टरों द्वारा जहां एक तरफ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं खतरनाक बीमारियों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लक्सर नगर में बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है। लक्सर नगर परिसर में जो शुगर मिल है, इसके जो खुला मैदान है वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। ये प्राइवेट क्लिनिक संचालक द्वारा फेंका गया है, जिसको लेकर के लक्सर उप जिलाधिकारी ने जो है संज्ञान लिया है और साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है। इसमें नोटिस जारी कर संतोषजनक जो जवाब है वो मांगा गया है। जवाब ना मिलने पर जो है कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन उत्तराखंड में 2 कंपनियां हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के ये डिस्प्यूट करती है, और साथ में जो प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन पैसे बचाने को लेकर के जिस तरीके से एक जो प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जिसको लेकर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो खुले में फेंका जाता है। लेकिन कब इस पर कार्रवाई हो पाएगी? कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, KNA इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से बेरोक टोक लगाए जा रहे स्टोन क्रशरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और सचिव उद्योग से 10 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि केंद्र सरकार की ध्वनि प्रदूषण नियमावली के तहत औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन कौन से हैं, क्या सरकार ने किसी क्षेत्र को नोटिफाई किया है कि नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गांवों में किस आधार पर स्टोन क्रशर खोले जा रहे हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 जून की तिथि तय की है। आज कोर्ट ने इस इशू को कंसिडर किया था कि जो उत्तराखंड में स्टोन क्रशर लगे हुए हैं 300 से अधिक, वो कहीं भी गाँव में किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिए गए, जबकि नॉइज पोल्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग जोनेशन होना चाहिए। पहले इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन की नोटिफिकेशन होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। तो इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को 10 जून को वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है। खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिक के साथ ईदगाह में होने वाली नमाज को लेकर वार्ता की। सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा करने के निर्देश दिए। साथ ही कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाजारों में बेवजह ना निकलें, क्योंकि कर्फ्यू के कारण लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वहीं जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिक ने सभी लोगों से सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद की नमाज घर में अदा करने की बात कही है। क्या आप सभी हजरात को मालूम है कि हमारा जो ईद का त्यौहार होता है वो चांद के ताल्लुक़ से है। अगर आज चांद नज़र आएगा तो कल ईद मनाई जाएगी, और अगर आज चांद नहीं हुआ तो फिर फ्राइडे की जुमे के दिन ईद मनाई जाएगी। और ईद की नमाज उसी अंदाज में अदा की जाएगी जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इंशाअल्लाह उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ये गाइडलाइंस आई हैं, लोग अपने अपने घरों में हिफाजत के साथ रहें और अपने घरों में नमाज का जिक्र का एहतिमाम करें, नमाज का भी एहतिमाम घरों में ही करें। ईद के दिन जो आदेश निर्देश दिए गए हम लोगों को, और उन लोगों को अवगत कराया कि 5 लोगों से ऊपर जो है मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस आदेश को उन्होंने, आदेश और निर्देश को जो है मस्जिद के सदर और मुफ्ती साहब ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग जो है अनाउंसमेंट के ज़रिए सबको बता देंगे कि सभी लोग जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने घर में जो है अपने घर पर नमाज पढ़ें। बाज़ार में लगातार जो है पुलिस की गश्त बनी रहेगी ताकि भीड़ भाड़ बिल्कुल ना रहे, और वही जो आदेश निर्देश हैं शासन के कि एसेंशियल सर्विस ही केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलेंगी, और इसके अतिरिक्त जो है मेडिकल और पेट्रोल पंप लगातार खुले रहेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ईद की नमाज को लेकर भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गाइडलाइन पालन किए जाने की अपील कर रहे हैं। मंगलौर शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि ईदगाह में 5 से 7 लोग ही मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करें, बाकी लोग भी ईद की नमाज घरों में या नजदीक के मस्जिदों में अदा करें। देखिए,
आप हजरात भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त जो है हमारा देश और प्रदेश कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और इसकी वजह से बकसरत अमवात का सिलसिला जारी है। अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ एक शरई फरीदा भी है। हमारी सरकार और हुकूमत की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी जा रही है, डॉक्टरों और अतिबा की तरफ से जो हिदायत और एहतियाती तदाबीर हमें बतलाई जा रही है, हम उनका पालन करें। और जैसे हमारे शासन और प्रशासन की तरफ से हमें आदेश दिया गया है कि ईद की नमाज हम अपने घरों पर, अपनी बैठकों पर, अपनी मस्जिदों में ही अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क लगाएं। ईद की नमाज के बाद ज़बानी मुबारकबाद दें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, मुसाफे ना करें। मसूरी में समाज सेवी मनीष गोनियाल द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। पिक्चर पैलेस लाइब्रेरी बाजार क्षेत्र के लगभग 250 लोगों को आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल वितरित किया गया। पंडित मनीष गोनियाल ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों का रोजगार समाप्त हो चुका है और मसूरी विधानसभा की जनता के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उनके घरों तक राशन पहुंच जाए ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रही है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही और आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मेरा लगातार अपने मसूरी पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र में लगातार मेरा लोगों की जनसंपर्क में हूँ और उनकी सूची बनाकर तैयार कर कर मैंने आज टैक्सी संचालकों को, जिनका काफ़ी लंबे समय से उनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है, और उन्हें मैंने राशन बांटा। उसके बाद मैंने झड़ी पानी लाइब्रेरी और आपका लंडोर बाज़ार इसमें, और रिक्शा चालकों का भी, जो अभी मैंने सुना रिक्शा चालकों की भी लिस्ट आने वाली है, तो उनको भी मैंने लिस्ट तैयार करने के लिए बोला है। वहाँ पर राशन बांटने के लिए मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा। हमें आज से पहले किसी ने कोई सुविधा या किसी तरीके की कोई मदद नहीं की है। आज हमें मनीष गोनियाल जी की वजह से इतना, मतलब जो भी उन्होंने हमें सहायता प्रदान की है, ये राशन दे रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से मिल रहा है। मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक देखने नहीं आया है। नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। उन्हीं की याद में 12 मई को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर की नर्स के लिए प्रेरणा बनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में सेंट थॉमस में नाइटिंगेल प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना कर गरीब, लाचार व असहाय मरीजों की सेवा के लिए प्रेरित किया था। बीमारों को जिंदगी देने में डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अस्पताल में बिस्तर पर लेटे बीमारों की रात दिन सेवा करने वाली नर्स के लिए आज का दिन बेहद ही खास होता है। नैनीताल के जिला अस्पताल में इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते आज के इस विशेष दिवस को केक काटकर सांकेतिक तौर पर मनाया गया। आज हमारी महान विभूति, महान लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है, जिन्होंने कृमि युद्ध में सैनिकों की सेवा करते हुए बलिदान दिया था। उनकी ही उस सीख पे चलते हुए बस नर्सिंग डे मना रहे हैं। चुनौतियां हैं हमारे, उसमें हमारी साथ की ही आज हमारी मैट्रन श्रीमती बैजंती माला एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत दुख है। कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आह्वान पर मुख्य विकास अधिकारी एवं एडीएम मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ से बात कर मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना महामारी ने निपटने के लिए 10 अतिरिक्त बेड बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की भी उचित व्यवस्था शीघ्र कर दी जाएगी। आज की यहाँ पे जो हमारा सीएससी है, इसको हम और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं कोविड के मद्देनजर भी, और फ्यूचर में भी हम यहाँ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम करें जिससे आगे यहाँ के क्षेत्र के मरीजों को उससे लाभ मिल सके। तो उस समय में माननीय विधायक जी का भी था कि यहाँ पे अगर साथ में एक बार देख लिया जाएगा चीज़ें, तो हम उसको डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम माननीय विधायक निधि से भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो संबंध में अभी डिसीजन ये हुआ है कि हम कुछ 10 बेड्स बढ़ाने वाले हैं, उसमें मल्टीपैरा मॉनिटर्स हम लाएंगे। जो हमारा मेल वार्ड है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको इमरजेंसी फैसिलिटी जैसा भी डेवलप करेंगे। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड मशीन्स आएंगे यहाँ पे, जिससे यहाँ पर आने वाले समय में भी मरीजों को कर सके। जो अब तक के यहाँ पर बेड्स हैं वो 10 बेड्स हैं, और अब आज हम सीडीओ साहब हमारे खुशकिस्मत ये है कि खुद डॉक्टर भी हैं, एम्स से हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने पूरा देखा और हमने दोनों ने मिलकर यहाँ पर 10 बेड और बढ़ाने की बात की, और उन पर मॉनिटर्स लगेंगे, ऑक्सीजन पाइपलाइंस लगेंगी, और पैथोलॉजिकल लैब जो है उसमें टेस्ट की फैसिलिटी बढ़ेगी, रेडियोलॉजी की जो मशीन आई हुई है ये चालू होगी, एम्बुलेंस है इसको फिट फाइन कर इसको चलाया जाएगा। तो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आज शाम को और बैठकर इस पूरी विजिट के बाद जो निर्णय लेकर कल से इस पर सही तरीके से काम हो जाएगा। और ये रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं, और इसमें कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए, और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें, और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बढ़ते जा रहे लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन खटीमा क्षेत्र में संक्रमण की लड़ाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव भुवन कापड़ी ने हर ग्रामीण व नगरीय इलाकों में छिड़काव को लेकर हाइड्रोक्लोराइड की दवाई को नगर पालिका को सौंप दिया है। हमारी चरम पर है, चारों ओर लोगों में भय का माहौल है और लगातार लोग संक्रमित होते जा रहे हैं।
तो इसके देखते हुए खटीमा कांग्रेस ने अपने संसाधनों से 4000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगाया है, जिससे लगभग 1.25 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड तैयार होगा, जो खटीमा ब्लॉक और नगर पालिका के सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। सारे गांवों को सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि कोरोना महामारी से लड़ने में लोगों को सहयोग मिल सके और जो ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है उससे कुछ रोक लग सके। कोरोना वायरस को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सतर्क है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके लिए कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम अस्पताल में 150 बेड का अस्थायी जर्मन हैंगर से निर्मित अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से गत वर्ष जर्मन हैंगर लगा के एक्स्ट्रा बेड लगाए गए थे, उसी प्रकार से हम इस बार भी विचार कर रहे हैं कि जिले में एडिशनल बेड्स की सुविधा क्रिएट कर सके। वर्तमान में 200 बेड लगाने की ऑक्सीजन के साथ हमारे पास जगह है और उसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में यदि हमको और बेड लगाने की आवश्यकता भी पड़ती है तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिसके अंदर एक कोटेश्वर के अंदर भी हम लोग इस प्रकार से 100 या 150 बेड का एक टेम्परेरी सेटअप लगा सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम उधम सिंह नगर के खटीमा की, जहां बारिश होने से भले ही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश के साथ आसमान से गिरे ओलों का वजन 100 से 50 ग्राम तक का था। बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल है और फल को तो भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं आसमान से हुई इस भारी वजनी ओलावृष्टि से वाहनों के शीशे तक टूट गए हैं। आज खटीमा में भयंकर ओले गिरे हैं। इनकी जो वजन होगा कम से कम, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इनका जो वजन होगा कम से कम 50 से 100 ग्राम के बीच में होगा। इस ओला और भयंकर वर्षपात से खटीमा में वासियों को राहत तो मिली है, लेकिन इससे जो है जो मौसमी फल हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर और नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। बता दें कि देवप्रयाग में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से ITI की बिल्डिंग ढह गई। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई हैं। खबर भगवानपुर से है, जहां हालू मजरा गांव में देशी शराब के ठेके से रात के अंधेरे में शराब की तस्करी हो रही है। बेखौफ शराब माफिया दुकान का शटर खोलकर बाइक पर शराब की पेटियां ले जा रहे हैं। शराब माफियाओं की शराब की तस्करी की घटना कैमरे में कैद हो गई। वहीं संबंधित विभाग अनजान बना रहा। और हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।